ऑल प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स। ऑल का कहानी समझे। ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो आगे प्लूरल वर्ब आएगा। अगर काउंटेबल है तो सॉरी प्लूरल नाउन आएगा। अगर गिनने वाला, ऑल के बाद अगर कोई गिनने वाला चीज आया ना तो वो प्लूरल में आएगा। लेकिन ऑल के बाद अगर नहीं गिनने वाला आया तब क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर। जैसे यहाँ लिखा है ऑल प्रोटीन्स, तो प्रोटीन तो गिन ही सकते हैं हम, है ना, बड़ी होता है। लेकिन अगर बोले अनकाउंटेबल है, जैसे नहीं बोलता ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, क्या गिने इसमें, तब तो बोलते हैं ऑल इज वेल। तो ऑल के बाद क्या लिखते हैं, इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। यहाँ अनकाउंटेबल था तो इज दे दिए, लेकिन यहाँ लिखा है ऑल प्रोटीन्स, तब प्लूरल आगे, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। ठीक, तो ऑल का कहानी एक समझ में आ गई। प्रीपोजिशन, फोर क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। प्रीपोजिशन के बाद कैसा आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। लेकिन अगर वही टू रहे तो टू भी तो है, लेकिन टू के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा, जैसे प्रीपोजिशन कौन कौन हो गया, जैसे फॉर हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। टू भी अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है। इन्फिनेटिव का मतलब टू का पहला फॉर्म, यानी टू प्लस वर्ब वन। लेकिन टू के साथ कभी कभी वर्ब फोर आता है। कब, जब ये वर्ब के साथ लगा हुआ आ जाए, जब कोई इडियम फ्रेज के साथ लगा हुआ आ जाए, जब कोई एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, विथ अ व्यू टू के साथ आईएनजी आएगा, अकस्टम टू के साथ आईएनजी आएगा, अधेर टू के साथ आईएनजी आएगा, और एडिक्टेड टू के साथ आईएनजी आएगा। तो ये जितना बोले सब आईएनजी, क्योंकि ये साथ में आता है। हालांकि टू प्लस वर्ब वन है, लेकिन अगर टू के बाद कोई बी आया तो इसके बाद हो जाएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये हमारा एक्टिव वॉइस को दर्शाता है और ये पैसिव वॉइस को दर्शाता है। आप अभी पढ़ेंगे क्लोज पैसेज का नेक्स्ट सीरीज है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि क्लोज पैसेज छोटा ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास साधन अभी उतना नहीं है। मेरे पास मात्र एक व्हाइट बोर्ड है और सिंपल सा मार्कर है, 25 रुपये का, एक व्हाइट बोर्ड खरीदा हुआ है। ठीक, तो हम, लेकिन आप ये चीज़ देखेगा कि इसमें क्वालिटी क्या है, डिजिटल और उस सब में तो खैर बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज पैसेज है, छोटा है, आसान है, लेकिन इसमें ग्रामर क्यों यूज हुआ, काहे यूज हुआ, कौन ऑप्शन क्यों नहीं होगा और कौन, ये सीखना जरूरी है। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से है नहीं। अंग्रेजी माध्यम से अगर रहते तो मुंह में ही आ जाता कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। लेकिन फिर क्यों, हम लोग तो जैसे जो नर्सरी से लेकर 10वां क्लास तक खाली इंग्लिश रीडिंग किया है, उसका तो बेसिक मजबूत रहेगा। लेकिन अंग्रेजी छात्र, ये तो 10वां में भी इंग्लिश नहीं पास हुआ, चोरी करके पास हुए हम लोग 10वां में भी, तो बाद में हम लोग धीरे धीरे सीखे हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी माध्यम को छोड़ते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम वाले लोग देखे कि कैसे ये बनता है ना। और देखिए अंग्रेजी और अंग्रेजी मीडियम से जो वो देखे कि ग्रामर यूज कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। समय आपका कीमती है, अगर आपको लगे कि ये वीडियो से फायदा नहीं है तो आप डिसलाइक बटन भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हैं और कहीं आप देख के जा सकते हैं। क्योंकि समय कीमती आपका, सरकारी नौकरी आपको लेना है, तो फिर अपना वहीं से जहाँ ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं वहीं पे आप अपना ज़्यादा समय दें, बेहतर होगा। क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है, हम बहुत घिस पीट के लिए। ठीक, बढ़ते आगे। अब ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज इसेंशियल, नाइट्रोजन जरूरी है। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, जरूरी या आवश्यक। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ नाइट्रोजन के बाद इज। अच्छा, इज क्यों है, क्योंकि इज इसलिए है क्योंकि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, कोई भी अनकाउंटेबल जो नाउन रहता है उसके साथ हम प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का। किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। अगर अनकाउंटेबल हो तब, तो ये लिखा है नाइट्रोजन इज, तो हो गया सिंगुलर, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। अब नाइट्रोजन गैस है, उसको तो गिन ही नहीं सकते, और जब गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो ये सिंगुलर का प्रयोग होगा। अगर काउंटेबल रहता तो फिर इसको बदल देते। ठीक है, तो यहाँ है अनकाउंटेबल, इसलिए लिखे इज। आगे तो अच्छा, इज और किसके के साथ, किसके किसके साथ लगता है, तो सिंगुलर अगर हमारा नाउन हो या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या तो सिंगुलर नाउन हो या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो फिर आगे प्रयोग होगा सिंगुलर वर्ब। और अगर प्लूरल नाउन हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब प्रयोग होगा प्लूरल वर्ब। अच्छा, कैसे जानेंगे कि सिंगुलर कौन प्लूरल, तो नाउन तो आसान है कि नाउन में अगर एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। और अगर नाउन में हम एस हटा दे, सॉरी, अगर नाउन में एस लगा तो प्लूरल, नाउन में एस अगर हटाएं तो वो सिंगुलर, लेकिन अगर वर्ब में अगर एस हटा दिए तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। तो कहने का क्या मतलब है, अरे जब नाउन में हम एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल हो रहा है, लेकिन वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब यही है कि जो नाउन है, अगर हम कह सकते हैं, याद रखने के लिए कह सकते हैं कि जो नाउन है वो वर्ब का उल्टा है, यानी नाउन इक्वल टू 1 बाय वर्ब, ऐसा कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि नाउन में अगर एस लगाते तो ये बनता प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाते तो सिंगुलर।
नाउन में अगर हटाते तो सिंगुलर, लेकिन वर्ब में हटाते प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। आगे बढ़े तो अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ इज क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ इज है। तो नाइट्रोजन इज इसेंशियल, जरूरी है टू लाइफ, हमारे जिंदगी के लिए। अब सवाल कि यहाँ टू कैसे है, तो इसेंशियल अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, एक लेता है फॉर और एक लेता है टू। ठीक, तो ऐसा कब कहा गया, एक ब्रिटानिका डिक्शनरी है, ब्रिटानिका डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया कि इसेंशियल अपने साथ दो चीज लेगा, एक फॉर लेगा एक टू लेगा, और दोनों का दोनों सही है। कब, जब आगे आने वाला या तो नाउन हो या फिर नाउन क्लाउज हो, है। तो इसेंशियल क्या लेता है, या तो फोर लेंगे या टू, तो क्या फोर लिखेंगे गलत हो जाएगा, नहीं, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि नाउन के पहले ही तो लाइफ हमारा क्या है, नाउन, तो नाउन के पहले यूज हुआ, इसलिए यहाँ फोर भी हो सकता है और यहाँ टू भी हो सकता है, तो टू है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फोर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। प्रीपोजिशन के बाद कैसा आता है, वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। लेकिन अगर वही टू रहे तो टू भी तो है, लेकिन टू के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा, जैसे प्रीपोजिशन कौन कौन हो गया, जैसे फोर हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, ये सब प्रीपोजिशन है। टू भी अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है, इन्फिनेटिव का मतलब टू का पहला फॉर्म यानी टू प्लस वर्ब वन। लेकिन टू के साथ कभी कभी वर्ब फोर आता है, कब, जब ये वर्ब के साथ लगा हुआ आ जाए, जब कोई इडियम फ्रेज के साथ लगा हुआ आ जाए, जब कोई एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, विथ अ व्यू टू के साथ आईएनजी आएगा, एकस्टम टू के साथ आईएनजी आएगा, अधेर टू के साथ आईएनजी आएगा, और एडिक्टेड टू के साथ आईएनजी आएगा। तो ये जितना बोले सब आईएनजी, क्योंकि ये साथ में आता है। हालांकि टू प्लस वर्ब वन है, लेकिन अगर टू के बाद कोई बी आया तो इसके बाद हो जाएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये हमारा एक्टिव वॉइस को दर्शाता है और ये पैसिव वॉइस को दर्शाता है। ठीक, आगे बढ़े, टू और फोर का कहानी समझ गए। अब यहां है कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू लाइफ, हमारे जिंदगी के लिए क्या है, जरूरी है। किस लिए जरूरी है, इन अर्थ, अर्थ में कि अर्थ पर, हम लोग बोलते हैं अर्थ पर, अर्थ में। इनटू, अच्छा इनटू और एक होता है इनटू, एक होता है इन। अभी ऑप्शन छाटते हैं कि क्यों नहीं होगा। सबसे पहले कि एट यहां पे नहीं होगा, क्योंकि एट छोटे प्लेस के लिए होता है, या फिर कोई समय जो एग्जैक्ट हो उसको बताने के लिए प्रयोग करते हैं। ना ही यहाँ कोई समय है और ना ही अर्थ है, अर्थ है, कोई प्लेस है नहीं, तो एट को पहले काट दें, एट कट गया। अब बचा इन और इनटू में अंतर देखते हैं। इन और इनटू क्या करता है ना, इन और इनटू ये स्थिति में बदलाव करेगा, ये बदलाव लाता है और ये बदलाव नहीं लाता है, ये बदलाव नहीं लाता है। ठीक, ये बदलाव नहीं लाता है और इनटू बदलाव लाता है। कैसे, जैसे इनटू स्थिति में और अपना जितना भी चीज है में सब में बदलाव लाया। इनटू कैसे, जैसे कि हम बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, या फिर आई जंप इनटू द रिवर, आई जंप्ड इनटू द रिवर, तो मेरा स्थिति में बदलाव हुआ, तब इनटू लगाए। क्यों, आई जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब पहले हम जमीन पे खड़ा थे, तो आई जंप्ड इनटू द रिवर, उसके बाद पानी में गए तो मेरा स्थिति बदल गया। हम पहले ठोस में खड़ा था, अब लिक्विड में चले गए, तो स्थिति में बदलाव हुआ। लेकिन अगर बोले इन, तो जैसे द फिश जंप्ड इन द रिवर, अब फिश मछली में ही है, सॉरी, द फिश जंप्ड इनटू द रिवर, अगर वो मछली जमीन पर है उसके बाद अगर पानी में उछल के गई तब तो इनटू। लेकिन अगर पानी में ही अगर उछल रही है, द फिश जंप्ड इनटू द, अगर हम बोले द फिश जंप इन द वाटर, तब इसका अगर इन लग गया तो इसका मतलब वो पानी में ही उछल रही है। द फिश जंप्ड इन द वाटर, मतलब वो पानी में ही उछल रही है। लेकिन बोले द फिश जंप इनटू द वाटर, इसका मतलब मछली कहीं और थी, उसके बाद पानी में घुसी। तो इनटू का मतलब बदलाव होगा और इन मतलब नहीं। अपन गांव के भाषा में समझते हैं, मान लेते हैं ग्राउंड में कूद रहे हैं, क्या दिख रहा है, आसमान, ये तिरी मेरी कुदले कचकचा है। अब एक के बार अगर कूदते कूदते किसी का घर में घुस के क्या नजर आएगा, आसमान तो नहीं, क्या नजर आएगा, छत, स्थिति में बदलाव आया ना। तो हम कूदते कूदते ग्राउंड से किसी का घर घुस गए, स्थिति में बदलाव आया, ताक रहे थे छत, सॉरी आसमान, और ताकने लगे छत, बदलाव आ गया। और जब बदलाव आया तो इनटू। लेकिन ग्राउंड में अगर 1 घंटा तो कूद रहे, आसमाने ताक रहे, फिर घूरे फिर आसमाने ताक रहे, तो क्या हो जाएगा, इन। तो अब समझ में आ गया इन और इनटू में। तो यहाँ इन नहीं होगा, इन अर्थ नहीं, और इनटू भी खत्म, तो बचा ऑन अर्थ, मतलब धरती पर। ऑन अर्थ मतलब धरती पर, और पर का इंग्लिश ऐसे भी तो ऑन ही लिखते हैं, और इन मतलब में होता है, धरती में नहीं होता है। अब अंदर कहाँ जाएंगे। तो नाइट्रोजन इज इसेंशियल, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है टू लाइफ, हमारी जिंदगी के लिए, ऑन अर्थ, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। ठीक।
अब ये हो गया, पहला का हो गया ऑन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या बताएं? वर्ब का चौथा फॉर्म। लेकिन यहाँ ऑन के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट या फिर कोई नाउन। अगर वर्ब आए तब वर्ब को, ठीक। अब यहाँ इट, इट क्या है? सिंगुलर, तो इज भी क्या है? सिंगुलर। इट इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब लिखिएगा, ये था घटक। कंपोनेंट का मतलब घटक। तो इट इज अ, अब आ क्या है हमारा? डिटरमिनर। डिटरमिनर मतलब कहने का मतलब आर्टिकल, और आर्टिकल क्या है? तीन को। यानी आर्टिकल तीन है, इसका मतलब अगर आर्टिकल के बाद अगर एक वस्तु है ना, तो इसका मतलब वो नाउन है। अगर दो वस्तु है ना, तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है और दूसरा नाउन है। अगर तीन वस्तु है ना, तो पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। अगर चार वस्तु हो तो चौथा का कोई काउंट नहीं करते, ठीक। ए और एन को बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल, इनडिफिनिट, और दा को बोलते हैं डिफिनिट। मतलब जो संख्या अनिश्चित हो उसमें ए एन, और जो निश्चित हो उसमें दा, ठीक। तो आगे बढ़े। अब हम बोले कि देखिए, अब यहाँ क्या है? इट इज अ कंपोनेंट। कै गो वर्ड है? एक ही वर्ड मात्र है, तो इसका मतलब क्या ये नाउन है? तो हाँ, ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद है। इसको ए को बोलेंगे प्रीसीडिंग नाउन, नाउन के पहले आया है, ठीक। प्रीसीड मतलब क्या होता है? पहले आना। प्रीसीड, प्रीसीडिंग नाउन है ए, प्रीसीड। प्रीसीड मतलब पहले और बिफोर मतलब पहले। तो एरर में दे दिया जाता है कि प्रीसीडिंग बिफोर। प्रीसीड बिफोर साथ में दे दिया है तो ये गलत होगा। प्रीसीड और बिफोर कभी एक साथ नहीं होता है। प्रीसीड का मतलब भी पहले, बिफोर का मतलब भी पहले, तो हम दो बार बोल दिए पहले पहले, है ना। अगर हम यहाँ बोल दे प्रीसीड बिफोर नाउन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीसीड मतलब पहले, बिफोर मतलब पहले। तो इसलिए याद रखिएगा कि प्रीसीड बिफोर एक साथ नहीं होता, ये सुपरफ्लुअस होता है, रिडंडेंट होता है, ठीक। तो आगे बढ़े। अब यहाँ एक हो गया नाउन। अब है इट इज अ कंपोनेंट, ये एक घटक है ऑफ ऑल प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स का। ऑफ तो बताया प्रीपोजिशन है, अगर वर्ब आया तब आईएनजी, नहीं तो फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। अब लिखा है ऑल प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स। ऑल का कहानी समझे? ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो आगे प्लूरल वर्ब आएगा। अगर काउंटेबल है तो सॉरी प्लूरल नाउन आएगा। अगर गिनने वाला, ऑल के बाद अगर कोई गिनने वाला चीज आया ना, तो वो प्लूरल में आएगा। लेकिन ऑल के बाद अगर नहीं गिनने वाला आया तब क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर। जैसे यहां लिखा है ऑल प्रोटीन्स, तो प्रोटीन तो गिन ही सकते हैं हम, है ना, बड़ी होता है। लेकिन अगर बोले अनकाउंटेबल है, जैसे नहीं बोलता ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, क्या गिने इसमें हम? तब तो बोलते हैं ऑल इज वेल। तो ऑल के बाद क्या लिखते हैं? इज वेल। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। यहाँ अनकाउंटेबल था तो इज दे दिए, लेकिन यहाँ लिखा है ऑल प्रोटीन्स, तब प्लूरल आ गया, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, ठीक। तो ऑल का कहानी एक समझ में आ गया। एक और ऑल के साथ क्या होता है ना, कि जब भी हम दा का प्रयोग करेंगे तो ऑल के बाद दा होता है। लेकिन जब भी अगर होल का लिखें, होल, तो इसके पहले दा आता है, ठीक है। ये दा है कि अगर दा का प्रयोग करना हो ना तो ऑल के बाद, अगर दा का प्रयोग होल के साथ करना तो होल के पहले। नहीं ऐसे आ रहा है। एबीसीडी देखते हैं, एबीसीडी में पहले कौन आता है? ए, फिर आता है टी। फिर यहाँ करें एबीसीडी में पहले कौन आता है? टी, बाद में कौन आता है? डब्ल्यू। टी यू भी डब्ल्यू। तो जैसे जैसे लिखा है अल्फाबेट वैसे ही लिख देना, अगर याद ना हो तब। सरकारी जुगाड़ है इसको, ठीक। तो ऑफ ऑल प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स है। एंड, और क्या है? इट कैन बी, इट कैन बी। अब एक चीज, कैन क्या है? मॉडल। अब मॉडल के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है? वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया तो इसका मतलब आगे आने वाला वर्ब कैसा होगा? तीसरा। ये किसको दर्शाएगा? एक्टिव वॉइस को, और ये दर्शाएगा पैसिव वॉइस को, ठीक। तो मॉडल प्लस वर्ब वन, और ये पैसिव मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थ्री। अब मॉडल प्लस बी, यहाँ कैन क्या है? मॉडल, और यहाँ क्या है? बी। अब हमको चाहिए यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म ढूंढ लेते हैं कि कौन है, ठीक। तो वर्ब का तीसरा फॉर्म कौन है? फाउंडर। गलत हो गया, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए और यहाँ फाउंडर है, खोजने वाला, ये तो गलत हो गया। फिर ये फाइंड वर्ब वन है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर मॉडल खाली रहता ना उसके बाद वर्ब वन फाइंड कर देते, लेकिन मॉडल के बाद बी भी है तो हमको वर्ब थ्री चाहिए। खत्म। अब ये भी है वर्ब थ्री और ये भी है वर्ब थ्री। अब यही नहीं समझ में आ रहा है कि दो कैसे हो गया, ये फाउंड मारे कि फाउंडेड मारे। आप एक चीज समझिएगा, एक होता है फाउंड, एक होता है फाइंड, ठीक। इसका मतलब होता है स्थापित करना, इसका मतलब होता है स्थापित करना, और इसका मतलब होता है पाना या ढूंढना या खोजना, ठीक। लेकिन अगर इसका हम वर्ब टू बनाएंगे फाउंड का तो बनेगा फाउंडेड। क्या बनेगा? फाउंडेड। और इसका अगर बनाएंगे तो बनेगा फाउंड, ठीक। ये वर्ब टू है और ये वर्ब टू है। वर्ब थ्री भी इसका बनेगा यही सेम, वर्ब थ्री भी क्या बनेगा? इसका सेम बनेगा, और इसका वर्ब थ्री भी बनेगा सेम। मतलब अगर
फाइंड है तो पाना है, फाउंड फाउंड, अगर फाउंड है तो फिर स्थापित करना है, फाउंडेड फाउंडेड। अच्छा, अगर ईडी ईडी आ गया ना दो बार, फाउंडेड फाउंडेड, तो इसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। फाउंडेड फाउंडेड आ गया तो इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। तो क्या दो अगर लगातार बराबर आ जाता है वर्ब टू वर्ब थ्री तो इसको रेगुलर बोलते हैं? नहीं, खाली ईडी ईडी वाला जो बराबर आ गया ना, ईडी ईडी जिसमें बराबर हो गया वर्ब टू और वर्ब थ्री, उसको रेगुलर वर्ब करते हैं, और जो नहीं हुआ उसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक, तो यहाँ ये रेगुलर वर्ब है और ये इरेगुलर वर्ब है। ठीक, आगे बढ़े। अब यहाँ लिखा हुआ फाउंडेड मतलब स्थापित करना, और यहाँ बोला एंड इट कैन बी फाउंडेड इन ऑल लिविंग सिस्टम्स, मतलब सभी जीवित प्राणियों में ये पाया जाता है कि स्थापित किया जाता है? अरे सभी प्राणियों में ये पाया जाता है, और जब पाया जाता है तो इसका मतलब तो होता है स्थापित करना। तो ये तो ऐसा ही कट गया वर्ब थ्री, तो बचा हमारे पास फाउंड, तो आंसर हो जाएगा फाउंड। ठीक, अगर ना याद हो ना तो ऐसे याद रखते हैं, कोई भी चीज को स्थापित करने में अच्छा लगता है कि कोई भी चीज अगर हम चल रहे हैं पाली, अरे साला तो पाल लियो हम, तो आसान कौन हुआ? स्थापित करना कोई भी चीज बहुत कठिन होता है, तो इसका मतलब जो कठिन है उसको लंबा लिखना पड़ेगा, कठिन लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही अरे जा चलिए 5 रुपए मिल गया तो उसको उठाने में तो देर नहीं, भक्त से एकदम इन्हें उन्हें देखो फट से उठा के पॉकेट में डाल देते। तो इसका मतलब कौन चीज? वो तो आसान है, और जो आसान है वो छोटा है, फाउंड है, और जो थोड़ा टफ है वो फाउंडेड है। और टफ क्या है? किसी चीज को स्थापित करना। बाकी पाना तो बहुत आसान है, इसलिए फाउंड है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ को फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम, सभी लिविंग सिस्टम्स में ये पाया जाता है। अभी बोले कि ऑल के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तो प्लूरल, ऑल लिविंग सिस्टम, सभी जीवित प्राणी। ठीक, आगे बढ़े। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, मतलब नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स होता है मिलके जो बनता है वो आर किसमें होता है? और अब यहाँ आर का प्रयोग हुआ। अब आप लोग सोचिएगा कि अभी नाइट्रोजन के साथ हम इसका प्रयोग किए, और वहां नाइट्रोजन कंपाउंड्स के साथ फिर इज नहीं आर है। यहाँ नाइट्रोजन गैस का बात हो रहा था और वो अनकाउंटेबल है, तो लेकिन नाइट्रोजन कंपाउंड यानी जिस जिस चीज से बना उसको तो हम गिन नहीं सकते, और जब गिन सकते हैं तो प्लूरल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स है उसका, बहुत सारे चीजों से मिलकर बना, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी बहुत सारे मिलकर बना ना, तो फिर आर हुआ, क्योंकि ये नाइट्रोजन के लिए नहीं, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स के लिए है। वो किस किससे जो नाइट्रोजन में क्या क्या होता है ना, वो सभी चीज के लिए है आर। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर क्या? आर इनऑर्गेनिक। अब तीसरा में देखते हैं कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर फंक्शन, क्या ये फंक्शन काम करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल्स में? कोई फंक्शन देगा? नहीं, इसको बोलते हैं रेड हेरिंग, मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, इसका कोई मतलब भी नहीं है यहाँ। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत, और इमीडिएट मतलब होता है तत्काल, इमीडिएट। अच्छा, ये जो इमीडिएट है ना, ये हमारा थोड़ा सा बताते, इमीडिएट हमारा एडजेक्टिव है, और ये इंस्टेंट जो है ना ये नाउन है। ठीक, ये तुरंत है, ये तत्काल है। ठीक, और यहां बोला है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में तुरंत और तत्काल का कोई मीनिंग नहीं है। बोल रहा है कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। हम तीसरा का लिख देते हैं, डी नंबर जगह नहीं है। ठीक, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। कहां पर? ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से ये सब चीज क्या है? उपस्थित होता है। तुरंत होता है, क्या होता है तुरंत? अगर हम ऑप्शन छाटे तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में तुरंत होता है। क्या तुरंत होता है? अरे तुरंत नहीं, उसमें उपस्थित होता है। ठीक, आगे और क्या रहता है? फूड्स रहता है, फर्टिलाइजर उर्वरक रहता है, एक्सप्लोसिव एंड पॉइजन्स, मतलब वो पॉइजन मतलब तो जानते हैं ना, जहर, एक्सप्लोसिव खतरनाक चीजें जो है, वो सभी चीज इसमें क्या रहता है? उपस्थित रहता है। नाइट्रोजन में इतना चीज रहता है, क्या क्या? फूड्स रहता है, फर्टिलाइजर्स रहता है, एक्सप्लोसिव मतलब कुछ जहर पदार्थ होगा, ये सभी चीज नाइट्रोजन में उपस्थित रहता है। ये तो कुछ नहीं है, यहाँ खाली नाम काउंट कराया गया है कि क्या क्या नाइट्रोजन में उपस्थित होता है। फिर से नाइट्रोजन है, अनकाउंटेबल है, तो फिर से हमारा क्या? इज है। तो नाइट्रोजन इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण। तो इज क्रूशियल, ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? टू लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए। नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही जरूरी है हमारे जिंदगी के लिए। अब आगे देखते क्या है? इन एक्सेस, अगर ये ज्यादा हुआ, इन एक्सेस अगर ज्यादा में है तो इट कैन ऑल्सो बी, तो ये हो सकता है। क्या हो सकता है? अच्छा, नाइट्रोजन अगर ज्यादा हो गया तब क्या होगा? नाइट्रोजन ज्यादा है तो फायदेमंद है कि हानिकारक है? हानिकारक है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो यहां बोला है कि नाइट्रोजन अगर ज्यादा है तो वो हानिकारक है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ, नाइट्रोजन तो बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में, लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ तो इट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, तो यह वातावरण के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे यहां लिखा हुआ 2।
और अधिकतर हानि वाला चीज में ना टू लगता है, इंजूरियस टू हेल्थ, हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, है ना, टू का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े तो इज क्रूशियल टू लाइफ, हमारे जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट इन एक्सेस, लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ। अच्छा, बट का प्रयोग कहाँ करते हैं? बट जो है ना, बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जोड़ता है। एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, और दूसरा पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव। कैसे? हम बोले नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ तो फिर हानि देगा। फायदेमंद तो है, बहुत जरूरी है, लेकिन फिर हानि भी देगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ रहा है कि नहीं, फायदेमंद है और हानि भी होगा, इसलिए क्या प्रयोग करेंगे? बट का प्रयोग करेंगे। सवाल, बिकॉज क्यों? क्योंकि नहीं, अभी बिकॉज क्या करेगा? क्रूशियल टू लाइफ, बिकॉज इन एक्सेस, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा तब हानिकारक नहीं। तो याद रखना है कि बट जो है दो नेगेटिव सेंस को जोड़ता है, ये हमारे जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण भी है तो ये हानिकारक भी है, तो यहां हो जाएगा बट। क्या होगा? बट इन एक्सेस, लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ तो इट कैन, ये जो है, अब ये कैन मॉडल, मॉडल के बाद क्या आया है? वर्ब का पहला फॉर्म, हो सकना। अब ये कैन भी पेसिव वाला नहीं है, तो इट कैन अल्सो, इट कैन अल्सो बी, अब ये क्या हो सकता है? हार्मफुल। इट कैन अल्सो बी हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के खतरे के लिए, मतलब इन्वायरमेंट वातावरण के क्या हो सकता है? हानि हो सकता है। पेलिएबल मतलब लचीला हो सकता है, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी हो सकता है, रैशनल तर्कसंगत हो सकता है, सब का सब ऑप्शन रेड हेरिंग, है ना। तो क्या बचा? हार्मफुल। ठीक, ये थोड़ा अल्सो का कहानी सीख ले। ये जो अल्सो है ना, ये अल्सो कभी भी लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब कौन है? इज, एम, आर, हैव, हैज, इसके बाद में आया करेगा अल्सो, लेकिन कोई सेंटेंस के पहले आता है, सेंटेंस के पहले आ जाएगा, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा, या फिर आता है मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बीच में। मेन वर्ब जो प्रयोग करते हैं और लिंकिंग वर्ब उसके बीच में आ जाया करता है ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब समझ में आ गया कि पांचों ऑप्शन को हम छाटे कैसे और ये बना कैसे। ठीक, तो हम जब ग्रामर बता रहे होते हैं ना, तो शायद हिंदी ऊपर भूल जाते होंगे कि आखिर ऊपर क्या बताएं, तो हम एक बार पूरा फिर से हिंदी करके बताते हैं कि ये क्या है। नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू लाइफ, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर। इट इज अ कंपोनेंट, ये घटक है, ऑफ ऑल प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स का, एंड और इट कैन बी फाउंड, और ये पाया जाता है इन ऑल लिविंग सिस्टम, सभी जीवित प्राणियों में पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन जो बहुत सारा जो उसका कंपाउंड है, आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स में उपस्थित होता है, भोजन में रहता है, फर्टिलाइजर्स में रहता है, एक्सप्लोसिव एंड पॉइजन मतलब जहर वहर में भी रहता है। नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ, नाइट्रोजन हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट लेकिन इन एक्सेस इट, अगर ये एक्सेस हुआ तो इट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, तो ये वातावरण को क्या पहुंचाएगा? हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी, इट कैन ऑल्सो बी हार्मफुल, ये बहुत हार्मफुल होगा टू द एनवायरमेंट, किसके लिए? एनवायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा पैसेज। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक लगा होगा, और आप देखे होंगे कि एक वर्ड क्यों यूज हुआ है और ये ऑप्शन में क्यों नहीं होना चाहिए था। ठीक, तो उम्मीद कर, अगर आपको ग्रामर सीख रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको ग्रामर सीखने में अगर तेजी लाना है ना, तो आप ये क्लोज पैसेज के सारा सीरीज देखिए, आपको फिलर में काम देगा, एरर में काम देगा, और क्लोज पैसेज में काम देगा, हर चीज में ये काम देने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समय कीमती है, ध्यान से।